चल हम पैसा नहीं ले रहे मगर बदले में तुम दोनों बहनों को साथ चलना होगा। पीली शर्ट वाले की खबासत से मुस्कुरा कर कहते ही किरण की आंखें मारे शॉक्ड के फैली। मारे गुस्से के उसका हाथ हंस खुद ही उठ गया। इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मुकाबिल के 14 तबक रोशन कर दिए। गुस्से की शिद्दत से वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। किरण का थप्पड़ मारना इस लड़के को शदीद नागवार गुजरा। साली तेरी इतनी हिम्मत के मुझे मारती है। उसने ये कहते ही किरण के चेहरे पर जवाबन जोरदार तमाचा रसीद किया। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग खैरियत से हो, मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कवल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 25 लेकर। तो आइए बगैर ताखीर के हम शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की सर्जरी कामयाब हुई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम से बाहर आते वकास को देख मुबारकबाद दी। उसने फक्त इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर ने उसे हैरत से देखा, इतना ठंडा रिएक्शन। आखिर उसकी बेटी की जान बची थी, वो क्यों खुशी का इजहार नहीं कर रहा था। सर मैं मिस अना को एयरपोर्ट पर छोड़कर आ गया हूँ और जो इन्होंने कंपनी में 10% शेयर्स का मुतालबा किया था उसके पेपर्स भी तैयार हैं, बस आप उस पर साइन कर दें। उमर की इत्तला देते ही उसने कोई खास रिएक्शन ना दिया। उमर के हाथ से पेन लेकर उमर के हाथ से पेन लेकर पेपर्स पर साइन कर दिए। वो किसी का एहसान लेने का आदी नहीं था, चाहे फिर वो अना ही क्यों ना हो। अना जानती थी ये आखिरी बार है जब वो वकास से किसी चीज का मुतालबा कर सकती है, इसलिए उसने कुछ ज्यादा ही लालच दिखा दिया था। इस लम्हे वो बेसाख्ता ही सोचने लगा कि उसके इर्द गिर्द का हर शख्स सिर्फ उसके पैसों से मोहब्बत करता है। फिर अचानक किरण का ख्याल आया और होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान बिखर आई। उसे खुद यकीन ना आया कि वो इतने अरसे में भी उसे याद कर रहा है। उसे खुद यकीन ना आया कि वो इतने गुस्से में भी उसे याद कर रहा है। इसे इल्म था कि डिनर पर मुआविया आएगा। सिद्रा ने बता दिया था उसे कि उसके तमाम फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है, इसलिए उसे वहां लेकर ना गया। बुज़र की पार्टी में भी ले जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बताया ही नहीं पार्टी के मुतालिक। मगर कब खबर थी कि उससे पहले वहां पहुंची मिलेगी, वो भी मुआविया के साथ बातें करती हुई। उसकी नियत तो बस शक्ल दिखाकर वापस चले जाने की थी। खाना वो किरण के साथ ही खाने का इरादा रखता था। घर पर पार्टी में जो कुछ हुआ वो याद आते ही उसकी आंखें फिर सुर्ख पड़ गई थी। वो सोच सोच कर थक गया था, आखिर क्या है मुआविया में ऐसा जो किरण उसके पीछे पागल हुए जा रही है। मना करने के बावजूद भी वो न सिर्फ पार्टी में पहुंची बल्कि उससे बातें भी कर रही थी। मुआविया कवारा था, सिवाय इसके और कोई खासियत नजर नहीं आती थी वकास को इस लड़के में, जिसके सबब किरण उसे छोड़कर मुआविया की जानिब राग़िब हो। लड़कियां मरती थी उस पर, मगर उसकी बीवी को इसकी कोई कदर नहीं थी। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा धुआं धुआं होने लगा। उमर वकास को पहले मुस्कुराते और फिर अचानक गुस्सा होते देख उलझा। सर मैं मोबाइल ऑन कर लूं। कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था ये गुस्सा किरण से लड़ाई के सबब है। वो काफी सालों से वकास के लिए काम कर रहा था, वाकिफ था कि इस शख्स के मूड पर सिवाय उसकी बीवी के कोई इस कदर असरअंदाज हो ही नहीं सकता। किरण से पैचअप हो तो मूड खुशगवार अलग ही नजर आता है उसका, और लड़ाई हो तो फूला हुआ। गोया किरण वाहिद है इस दुनिया में जो वकास अब्बासी के जज्बात उभराने का सबब बनती है। गोया पूरा कंट्रोल ही इस लड़की का है। वकास ने उसे तिरछी निगाह से देखा तो उसके पेशानी पर पसीना उभर आया। मैम जरूर आपके लिए परेशान हो रही होंगी, उसने तेजी से वजह बयान की ताकि वो सेल ऑन करने दे। यही तो वो चाहता था कि किरण परेशान हो उसके लिए, साथ साथ उसे एहसास हो उसकी गलती का। कोई जरूरत नहीं, सपाट लहजे में कहता वो जैनब के प्राइवेट कमरे की जानिब बढ़ गया। उमर अफसरदगी से उसे देखने लगा। अगला सीन, चल हम पैसा नहीं ले रहे मगर बदले में तुम दोनों बहनों को साथ चलना होगा। पीली शर्ट वाले के खबासे से मुस्कुरा कर कहते ही किरण की आंखें मारे शौक के फैली। मारे गुस्से के उसका हाथ हंस खुद ही उठ गया। इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मुकाबिल के 14 तबक रोशन कर दिए। गुस्से की शिद्दत से वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। किरण का थप्पड़ मारना इस लड़के को शदीद नागवार गुजरा। साली तेरी इतनी हिम्मत के मुझे मारती है। उसने ये कहते ही किरण के चेहरे पर जवाबन जोरदार तमाचा रसीद किया। क्योंकि वो लड़का था और था भी हट्टा कट्टा, इसलिए उसका भारी भरकम हाथ जब किरण के चेहरे पर लगा तो वो धड़ाम करके मुंह के बल फर्श पर गिरी। उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी। इस लड़के के हाथ का पूरा निशान चेहरे पर छप गया था। उसके बाप के बाद ये दूसरा तमाचा था जो उसने अपने चेहरे पर खाया था। वो चेहरे से कहीं ज्यादा रूह पर लगा। ये सब कभी ना होता अगर उसका अकाउंट ब्लॉक ना किया जाता। वो अपने घर से जाकर ज्वेलरी बेचकर भी पैसे नहीं ला सकती थी, क्योंकि था तो वो भी वकास अब्बासी का ही ना। चोरी का इल्जाम तो वहां भी लगता और वो चोर नहीं थी।
वो मर जाना वकास की चीजों को अशद जरूरत के वक्त भी इस्तेमाल करने से बेहतर जाने। हाल तो ये था वो फर्श पर पड़ी थी जब इस लड़के ने मारे तैश के इस जोरदार लात जूतों समेत उसके पेट पर मारी। आह, वो दर्द की शिद्दत से करा उठी, लगा जैसे जान निकल गई हो। वो अभी दोबारा मारता, इससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से जोरदार घूंसा मारकर गिराया। किरण, उसकी धुंधली आंखों ने इस लम्हे जिस चेहरे को देखा वो मुआविया का था। इस नौजवान का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे किरण की तकलीफ को महसूस कर सकता हो। अबू जर अपने साथ पुलिस वालों को लाया था। तुम ठीक हो? किरण को उठाकर बैठने में मदद कर उसके चेहरे को बगौर देखते फिक्रमंद और रंजीदा लहजे में पूछा। उसकी आवाज में ये सवाल करते वक्त जो कर्ब था वो किरण ने महसूस किया। वो रो दी, अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर। इसे छोड़ो, पहले मैं इस खबीस आदमी से हिसाब बराबर करूंगा। ये कहते ही मुआविया ने फौरन इस पीली शर्ट वाले को मारना शुरू कर दिया था। इतना मारा कि वो लहू लहान होकर जमीन पर गिरा। मगर मुआविया अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हिम्मत कैसे की तूने इसे हाथ लगाने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा आज। अबू जर ने पहली बार मुआविया को इतने गुस्से और जुनून में देखा था। वो पेदर पे मुक्के बरसाए चले जा रहा था। इसकी दरमियानी उंगली में अंगूठी थी, जिसके सबब न सिर्फ उस पीली शर्ट वाले का चेहरा बल्कि मुआविया के अपने हाथ भी जख्मी हो गए थे। उसके हाथों से खून निकल रहा था। अबू जर ने महसूस किया कि अगर उसे ना रोका गया तो वो तो इस लड़के को जान से ही मार देगा आज। पुलिस वाले और अबू जर मिलकर इस जुनूनी लड़के को रोक रहे थे, मगर मजाल है वो लड़का किसी के काबू में आ रहा हो। मुआविया, छोड़ उसे, वो मर जाएगा। उसे पीछे से दोनों हाथों से पेट के मकाम से पकड़कर खींचता अबू जर चीखा। तब जाके वो पीछे हटा था। किरण, बाहर से अचानक एक नस्वानी आवाज अबू जर के कानों की समाज से टकराई। वो मुंजमद रह गया था, बगैर देखे भी पहचान सकता था कि वो आवाज किसकी है। फरा इसी अस्पताल में एडमिट थी, सेकंड फ्लोर पर। इसे अभी डिस्चार्ज मिला था। वो जहरा बेगम और हसन के साथ बाहर ही जा रही थी जब इन्हें शोर शराबे की आवाज आई और वो देखने के लिए रुके। जब फरा ने किरण को जमीन पर बैठे खून आलूद पांव के साथ देखा तो वो भागती हुई उसकी जानिब आई। फरा, किरण फौरन ही उसके गले से लगकर रोने लगी थी। फरा, किरण के मुंह से इस अजनबी हसीना का नाम सुन अबू जर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। फरा को खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने नजर उठाकर जैसे ही सामने देखा, एक लम्हे के लिए साकित हुई। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर फरा ने नजर झुका ली और ऐसे जाहिर किया जैसे इस खूबसूरत लड़के को देखा ही नहीं हो। इस पूरे हादसे का सबसे गहरा असर जिसने कबूल किया वो थे अंसार साहब। वो जानते थे अगर उन्होंने आंख खोली तो मामलात मजीद बिगड़ जाएंगे। ये लोग बगैर पेपर पर साइन करवाए बगैर जाएंगे नहीं। फिर और वो शोरूम उनकी आखिरी उम्मीद था, उसे वो कैसे दे सकते थे? मगर अपनी बेटी को उनके हाथों जलील होते देख उनकी जमीर ने उन्हें छोड़ कर रख दिया था। फरा किरण को सहारा देकर पट्टी बनवाने की नियत से बाहर की जानिब जाने लगी। उसका गुजर अबूजर के बराबर से हुआ था। बिल्कुल वो लड़का उसे देख भी रहा था, मगर उसने अबूजर की जानिब ना देखा। उसे यकीन ना आया वो लड़की उसे मुकम्मल इग्नोर करके जा चुकी है। जहरा बेगम व मुआविया भी उनके पीछे पीछे गए। अगला सीन, वो पट्टी बनती हुई अभी अपने पाँव पर देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने गिर्द गिर्द सब कुछ घूमता महसूस हुआ। उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। किरण, वो बेसुध होकर बेड पर गिर गई। फरा परेशान होकर उसका चेहरा थपथपा रही थी, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। उसे होश आया तो खुद को एक फीमेल डॉक्टर के साथ कमरे में बेड पर लेटा पाया। सामने ही फरा खड़ी थी। किरण, क्या हो गया था तुम्हें अचानक? फरा तेजी से उसके पास आकर फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगी। पता नहीं, वो नासब्जी से सुनजहन के साथ जवाबदा हुई। ऐसा पहले हुआ है? डॉक्टर ने उसका चेकअप करते हुए सवाल किया। जी, 2 बार हो चुका है, किरण ने फौरन ही जवाब दिया था। ओ, मैं आपके लिए फुल बॉडी चेकअप लिख रही हूँ, इसे करवाकर रिपोर्ट लेकर आए। बॉडी चेकअप? किरण उलझ कर, जी, आपको नहीं लगता इतनी छोटी उम्र में आपका बार बार बेहोश होना ठीक नहीं? डॉक्टर की बात से इत्तेफाक कर वो चेकअप के कराने चली गई थी। रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? किरण ने काउंटर पर इस्तफसार किया। कल सुबह। ओके, शुक्रिया। किरण, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारा यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है। तुम खुद बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, फरा बिल्कुल ठीक कह रही है किरण, तुम्हें खुद अब आराम की जरूरत है। मुआविया ने फरा की बात से इत्तेफाक जाहिर किया। अबू जर दूर खड़ा सेल पर बात कर रहा था। फरा ने उसे देखा। उस कमीने आदमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था इस हादसे के बाद। वो तो पहले जैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल अशाज बशाज। जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी उसकी आंखों में। ये देख उसका दिल जल गया। रिक्शा आ गया है, चलें? हसन रिक्शा ले आया था तो वो इन लोगों को बुलाने आया। चलो बेटा, जहरा बेगम के कहते ही मुआविया तेजी से बीच में बोला। आंटी,
इतनी रात में रिक्शे में जाना ठीक नहीं होगा, चले मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी, किरण तेजी से रद्द करने लगी। मुझे क्यों तकलीफ होने लगी भला, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो यार, मुआविया ने खासा दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। फरा मजीद वहां खड़े नहीं होना चाहती थी, इसलिए फौरन ही मान गई। वो सब मुआविया की गाड़ी में बैठकर वापस अपार्टमेंट पहुंचे। अगला सीन, दूसरे दिन वो सुबह ही फरा के साथ रिपोर्ट लेने पहुंच गई थी। वो रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के रूम में चली गई, जबकि फरा अंसार साहब को पूछने चली गई थी। ओ, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देख खासा अफसरदगी से उसकी तरफ देखा। किरण को कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या हुआ है मुझे, वो तेजी से पूछ उठी थी। क्या कोई सीरियस बीमारी है, वो डॉक्टर के चेहरे की संजीदगी से अंदाजा लगाते हुए बोली। आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, डॉक्टर के कहते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया था। क्या, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो पीरियड्स भी, बोलते बोलते रुकी। उसे याद आया कि उसे माहवारी में मसाइल का सामना हो रहा है, मगर उसने ज्यादा ध्यान ना दिया था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। क्या कोई दवाइयां ले रही हो आप, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए संजीदगी से पूछा। दवाइयां नहीं, अभी वो फौरन इनकार करने लगी थी कि उसका दिमाग खटका। हाँ, मेरी सास मुझे प्रेगनेंसी का चांस बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां खिला रही थी, लेकिन वो डॉक्टर ने ही रिकमेंड की थी, उसने आखिरी जुमला जताते हुए अदा किया। क्या वो दवाइयां आप लैब में जाकर दे सकती हो, मुझे जरा चेक करवानी है। डॉक्टर के कहते ही किरण का दिमाग सुन सी कैफियत में आ गया। आपको शक है कि वो दवाइयां ठीक नहीं है, वो अंदाजन पूछने लगी, जबकि जवाब कहीं ना कहीं उसे मालूम था। ऐसा ही कुछ, पहले चेक करवा लेते हैं, आप वो दवाई ला सकती हैं। जी जी बिल्कुल, उसकी होंठ लरजने लगे थे। ठीक है, मैं यहाँ 2 बजे तक हूँ, आप लेकर आ जाए। किरण लड़खड़ाते पाँव के साथ उनके रूम से निकली। उसने फौरन ही राबिया को कॉल की थी, मगर अगले ही लम्हे एक ख्याल के आने पर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नहीं, मैं खुद जाकर लाऊंगी। वो लड़खड़ाते पाँव के साथ बगैर फरा को बताए रिक्शे में बैठकर अपने घर पहुंच गई थी। मैडम आप आ गई, अब जरूर थक गई होंगी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप जब तक फ्रेश हो जाए, राबिया ने हर बार की तरह बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा। ओके, किरण ने मजीद कुछ ना कहा, वो डायरेक्ट लड़खड़ाते पाँव के साथ ऊपर चल दी। वो नहीं चाहती थी राबिया को कोई शक हो। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और अपनी दवाइयां उठाकर पर्स में डाली, फिर कपड़े चेंज करके नीचे नाश्ता करने आ गई। आपके पाँव में क्या हुआ है, ये पट्टी कैसी, राबिया ने खासा फिक्रमंद लहजे में पूछा था। किरण इस वक्त बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। आंखों में आंसू बेताब थे झलकने के लिए, मगर वो झलकने की इजाजत नहीं दे रही थी। कल कांच के गिलास से लग गई थी मेरे, वो ज्यादा डिटेल में नहीं गई। सिरसिरी सा जवाब देकर नाश्ता मुकम्मल किया और उठकर चल दी। मैम अब आप कहाँ जा रही हैं, अस्पताल, अपने डैड को देखने। उसने अस्पताल पहुंचकर दवाइयों को लैब में चेक कराने के लिए दे दिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अब चलने की, इसलिए वो लैब के बाहर ही बैठ गई। सुन जहन के साथ वो वहीं बैठी रही। रिजल्ट आते ही वो डॉक्टर के पास पहुंची। आप ये दवाई खा रही थी, कब से, डॉक्टर का चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था, जो किरण महसूस कर सकती थी। 1 साल हो गया होगा तकरीबन। शादी को कितना वक्त हुआ है, 1.5 साल। शादी के इतने कम अरसे में तुमने दवाइयां खाई ही क्यों, क्योंकि मेरी सास को पोता पोती चाहिए थे जल्द से जल्द, और मेरी दादी सास को भी, मैंने आपको बताया है ना, उन्होंने डॉक्टर से रिकमेंड करके ही मुझे खिलाई है। बल्कि कुछ जगह तो वो मुझे खुद अपने साथ लेकर गई थी, उन्होंने कहा था उससे प्रेगनेंसी का चांस बढ़ेगा। किरण जैसे जैसे अपनी बात बोल ही रही थी, उसे वैसे वैसे महसूस हो रहा था कि उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही है। माय डियर, ये कोई प्रेगनेंसी के चांस को इंक्रीज करने की दवाई नहीं है, बल्कि जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाहती हैं इन्हें तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए। ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये दवाइयां ही सबब है तुम्हारी इस बीमारी का। बस इतना सुनना था कि किरण को लगा उसके सर पर पूरी छतान गिरी है। तो आप कहना चाहती हैं कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इन दवाइयों की सबब हुआ है। वो जैसे अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, इतना जुल्म कि एक औरत से उसकी माँ बनने की सलाहियत ही छीन ली जाए। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, जबकि आंखों से आंसू बहने लगे। जी, मगर आप हिम्मत ना हारो बेटा, अब तो बहुत कम उम्र हो। अभी ट्रीटमेंट के जरिए मैंने बड़ी उम्र की औरतों को भी इस बीमारी से निकलते देखा है, उनके बच्चे हुए हैं। मुझे यकीन है आप भी ट्रीटमेंट लोगी तो अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, आप फ्यूचर में माँ बन सकोगी, हिम्मत ना हो हारो। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की थी उसे हौसला देने की, क्योंकि वो समझ सकती थी एक कम उम्र लड़की के लिए इस दर्द को सहना कितना मुश्किल है। कितने % चांस है ट्रीटमेंट के बाद कि मैं माँ बन सकूंगी, उसने बड़ी उम्मीद से पूछा। मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगी, 100 में से 10%। हिम्मत देना अलग बात है, झूठी उम्मीद दिलाना अलग। डॉक्टर को उसे झूठी उम्मीद दिलाना ठीक न लगा, इसलिए उन्होंने साफ गोई से काम किया।
किरण को लगा वो सांस नहीं ले पा रही। अचानक उसे जिब्रान की वो चिट याद आई। किरण, क्या तुमने कभी सोचा है तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाई? यानी जिब्रान जानता है इस बारे में। वो जेर लब अपना सर पकड़ते हुए बड़बड़ाई। अगले ही पल उसे वकास का ख्याल आया। जब जिब्रान इस मुतालिक जानता है तो ये कैसे मुमकिन था कि वकास को इल्म न हो? वकास को तो शुरू से वैसे भी औलाद नहीं चाहिए थी। तुम दवाइयाँ पी लो, बच्चा होता है तो मैं इस काबिल हूँ कि उसे पाल सकता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश और जरूरत पूरी कर सकता हूँ। फिर उसे वकास का दवाई खाने पर जोर देना याद आया। जब वो अचानक बच्चा पैदा करने के लिए राजी हो गया था। महविश बेगम शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद शादी के दूसरे तीसरे महीने से ही बच्चा पैदा करने की रट लगा बैठी थी। क्या ये मशकूक नहीं था? जिब्रान की तो शादी ही नहीं हुई थी, बच्चा कहाँ से आता? फिर किस बात की जल्दी थी उन्हें? ये सब उसने पहले क्यों ना सोचा? वो कैसे इतनी बेवकूफ बनी रही उनके हाथों? जब वकास को बच्चा चाहिए ही नहीं था तो वो क्यों उसे अपनी माँ के साथ जाने देता था डॉक्टर के पास? या अल्लाह, अम्मी, अम्मी! वो दोनों हाथ कुर्सियों पर जमाकर चीख चीख कर पहले अपने रब और फिर अपनी मरहूम माँ को पुकारने लगी। इतनी शिद्दत से तकलीफ कभी नहीं हुई थी जितनी इस समय हो रही थी। अगर नहीं पसंद थी तो तलाक दे देते। माँ बनने की नेमत से क्यों महरूम कर दिया जालिमों? मैंने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? क्या? वो छत की जानिब सर ऊंचा कर लरसते वजूद के साथ तड़प कर पूछने लगी। उसका दिल फट रहा था मारे तकलीफ के। जुल्म की इंतहा थी जालिमों ने की थी। वकास, महविश बेगम, सिदरा, हर शख्स से नफरत हो रही थी उसे। डॉक्टर फौरन ही उठकर उसके पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। उसकी हालत देख डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लाह आसानियां करने वाला है, हिम्मत ना हारो। डॉक्टर उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी। अब अगर वकास उसे तलाक देता है तो कौन करेगा बांझ औरत से शादी? इन लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने? उसे अच्छे से याद है वकास उसे यूजलेस कहता था। आखिर बार लड़ाई में सिद्रा ने भी कहा था, ये दवाइयां क्या तुम अभी भी पी रही हो? मैंने कुछ वक्त पहले ही छोड़ दी थी। उसने रोते ही जवाब दिया, शुक्र करो बेटा, खुदा ने तुम्हें बचा लिया। और तुम्हें ये बात अर्ली स्टेज में ही पता चल गई, वरना ये दवाइयां तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा देती। उनके कहते ही किरण के चेहरे पर एक दिल जली व रंजीदा सी मुस्कुराहट बिखरी। कुछ भी तो बाकी नहीं बचा था अब। 1.5 साल उसने दीवानों की तरह वकास को चाहा था, उसकी खिदमत की थी, उसके लिए हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा, और आखिर में उसी हरजाई ने पीठ में खंजर घोंप दिया। अगर वकास अभी सामने आ जाता तो यकीनन वो बगैर एक लम्हे सोचे उसे शूट कर देती। वो अपने बिखरे वजूद को संभालती फाइल हाथ में पकड़े अपने डैड के प्राइवेट रूम की जानिब आई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसे रोने की आवाजें आई। उसका दिल बंद हुआ। शुमाइला बेगम अंसार साहब को उठाने की कोशिश कर रही थी मगर वो आंख नहीं खोल रहे थे। अंसार, उठो, तुम नहीं छोड़कर जा सकते मुझे, प्लीज उठो। शुमाइला बेगम ने अपना सर उनके सीने पर रख दिया था रोते रोते। डैड! वो फाइल को सोफे पर फेंक पागलों की तरह चीखती हुई अपने वालिद के पास आई। डैड, आंखें खोले, देखे मुझे, मैं किरण आपकी बेटी। डैड, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आपके सिवा। आप मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकते। आप मुझसे नाराज है, मैं जानती हूँ, मगर ये कैसी नाराजगी है? प्लीज आंखें खोले डैड। डैड उठे। वो बच्चों की तरह रो रही थी उसका हाथ पकड़कर। किरण, सब्र करो। फरा ने बमुश्किल ही उसे संभाला था। अंसार साहब के पास पैसे नहीं थे कर्जा उतारने के। फिर जो रात में हादसा हुआ उसका उनके दिल ने शिद्दत से असर कबूल किया और वो इसी सदमे से दुनिया से रुखसत हो गए। मुआविया और अबूजर दोनों ही अंसार साहब की तबीयत पूछने आए थे, लेकिन उनके इंतकाल की खबर मिली। अबूजर ने फौरन ही वकास को कॉल मिलाई ताकि उससे बताए कि उसके ससुर का इंतकाल हो गया। हर बार की तरह सेल स्विच ऑफ आया। क्या हुआ? वकास को फोन मिला। मुआविया परेशान होकर पूछ रहा था। किरण अपने वालिद की मौत के सदमे से बहुत टूट गई थी। ऐसे में लोगों के नजदीक उसका शौहर ही उसे संभाल सकता था, मगर उसका तो कोई अता पता ही नहीं था। नहीं, पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। वो समझ नहीं आ रहा फोन क्यों बंद कर रखा है इसने अपना। अबूजर शदीद गुस्से में बोला। उसका बस नहीं चल रहा था कि वकास के मुंह पर 2 घूंसे लगाए। किरण, थोड़ा इंतजार कर लो, वकास संभाल दे, आखिर इनका आखिरी दीदार का हक रखता है वो। अबूजर ने मिन्नती लहजे में किरण को देखकर कहा, जिसने अंसार साहब का जनाजा उठाने का कह दिया था अपने रिश्तेदारों से, वो भी कंधा दे देगा। मुआविया ने तेजी से कहा। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि वकास के आने से पहले जनाजा उठ जाए। क्यों? मेरे बाप का जनाजा उसके कंधे के बगैर नहीं उठ सकता। किरण ने जिस कदर सपाट और सख्त लहजे में जवाब दिया, मुआविया और अबूजर उसे तकते ही रह गए। फिर हिम्मत ही ना पड़ी कुछ कहने की। उल्लू के पट्टे, कहाँ है तू? वापस जल्दी आ, वरना तेरी तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता।
अबू जर ने मारे गुस्से के वकास को मैसेज सेंड किया। अब सिर्फ वो दुआ ही कर सकते थे कि वकास वक्त पर पहुंच जाए। नॉवेल अच्छा चला है, आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी थी यार। किरण बेचारी का दुख कब खत्म होंगे, वो कितनी प्यारी है किरण, और उसको मुस्तकिल दुख पे दुख मिल रहे हैं। एक तो ये पता चलना कि उसको कोई बीमारी हो गई है, उसको उससे माँ बनने की सलाहियत छीनी जा रही थी, दूसरी तरफ उसके डैड का इंतकाल हो जाना, इतनी सदमे में वो। खैर अब वकास जब आएगा, उसे जब ये सब कुछ पता चलेगा तो उसे कितना पछतावा होगा कि अगर वो नंबर बंद नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता। किरण को जिस तरह से उन गुंडों ने मारा, क्या लगता है आप लोगों को अगर वकास को ये पता चल जाए तो वो उनका क्या हाल करेगा? जो शख्स अपनी बीवी पे किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी बीवी पे कोई हाथ उठा रहा है तो वो कैसे बर्दाश्त किया करेगा जब उसे पता चलेगा कि किसी ने उसकी बीवी को मारा, उस पर हाथ उठाया, उस पर तशद्दुद किया। देखें क्या होता है नॉवेल में आगे। मुझे भी इंतजार है शिद्दत से, यकीनन आप लोगों को भी इंतजार होगा। और जो है आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, हमारी टीम को याद रखिएगा दुआओं में, सही है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।